नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर एक मिनट, यानी एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी के साथ डिजिटल इंडिया को लेकर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया था। पीएम ने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में भारत ने आरोग्य सेतु और कोविन ऐप जैसे डिजिटल सॉल्यूशन तैयार किए, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि इन ऐप के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है। आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम को भी छुएगा। पीएम मोदी ने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स का आभार जताया। साथ ही आईएमए से योग को मिशन मोड में बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने देवदूत बनकर कोरोना काल में लोगों की जानें बचाई हैं। महामारी के दौरान डॉक्टरों ने लाखों जीवन बचाए हैं। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दोगुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का किया गया है। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। तीरथ सिंह ने देर रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि रात 12 बजे के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद गोपनीय ढंग से हुई और इस दौरान प्रदेश के सियासी मसलों पर चर्चा भी हुई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। साथ ही सीएम के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत भी जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे और पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सियासी मसलों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व के बुलाए पर बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे और तीरथ के दिल्ली पहुंचने के बाद ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो रामनगर चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा तय की गई चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए दिल्ली आए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अखिलेश ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। नए साल में क्या हम लोग किस तरह का परिवर्तन देखेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अंदर की रणनीति क्या है, लेकिन ये जो दूसरों के घरों में झगड़ा कराते हैं, आज इनके घरों में झगड़ा हो गया है। और ये क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को फेस नहीं कर सकते, इसलिए जानबूझ करके झगड़ा दिखा रहे हैं। अंदर इनकी दोस्ती है, एक दूसरे के साथ हैं, केवल मुद्दे पर बहस ना हो जाए इसलिए झगड़ा दिखा रहे हैं। इसीलिए लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुनी के वादे से लेकर नौजवानों को रोजगार देने के दावे तक पर बीजेपी से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इस सरकार असफल रही है और जनता इस सरकार को हटाना चाहती है। गंगा जल से कोरोना के इलाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एथिक्स कमेटी और एसएमआर को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता मार्च 2020 में राष्ट्रपति को गंगा जल से कोरोना के इलाज को लेकर शोध पत्र भी भेज चुका है। मेरी पीआईएल में डिमांड है कि आईसीएमआर को डायरेक्ट किया जाए कि आईसीएमआर जो है वो इस पर अपना भी शोध करके देख ले और जो एथिक्स कमेटी है वो इसको जल्दी से जल्दी उसको इसका जवाब दे दे ताकि इस पर क्लिनिकल ट्रायल और बाकी सारी चीज़ें की जा सकें और इसको हम बनवा सकें ताकि जो तीसरी लहर आने वाली है उसको ये मार सके। दावे के मुताबिक 30 रुपए की लागत से बनी गंगा जल के नेजल स्प्रे के इस्तेमाल के लिए 600 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें 300 कोविड मरीजों के नेजल स्प्रे दिया गया जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई।
पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले कानपुर के बिकरू कांड को 1 साल पूरा हो गया है। साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे की मौत को भी करीब 1 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस रिकॉर्ड में अभी विकास दुबे जिंदा है। दरअसल कानपुर के शिवली थाने में विकास दुबे और उसके साथियों के वांटेड के पोस्टर अभी भी लगे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिकरू कांड को अंजाम देने वाले दुर्दांत विकास दुबे की मौत के बाद उसके खौफ का भी अंत हो गया। विकास दुबे के साथी या तो मारे गए या तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पुलिस की नज़र में आज भी विकास दुबे का खौफ है। और आप देख सकते हैं कि शिवली थाने के बाहर अभी भी एक पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि थाना चौबेपुर के गांव बिकरू प्रकरण से संबंधित संदिग्ध अभियुक्तों के नाम व फोटो। बता दें कि पिछले साल गैंगस्टर विकास दुबे के गांव बिकरू में दबिश देने गई पुलिस पर विकास और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। हालांकि कई दिनों तक लुकाछिपी के बाद 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास को गिरफ्तार किया गया था, जिसका बाद में एनकाउंटर हो गया था। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित न हो, इसको लेकर लगातार वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इस कड़ी में कानपुर में भी कोवैक्सीन के तीसरे चरण का सफल परीक्षण हो गया। यहाँ 2 साल 5 महीने के बच्ची को कोवैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगने के बाद बच्ची की तबीयत पूरी तरह से ठीक है। अब ये रिपोर्ट ICMR को भेज दी जाएगी। ICMR से अप्रूवल मिलने के बाद आने वाले दिनों में बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ये फेज 2 ट्रायल था कोवैक्सीन का, जिसका हम लोगों ने किया है। इसमें सबसे छोटा बच्चा जो है वो 2 साल 6 महीने से भी नीचे था और वो बच्ची थी। बच्ची को हमने वैक्सीन लगाया। बच्ची थोड़ी देर रोई लेकिन बाद में ठीक हो गई और कोई समस्या अभी तक नहीं है। वैक्सीन लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो तीसरी लहर जो कोरोना की आएगी उसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। जिस बच्ची पर ट्रायल किया गया उसकी उम्र 2 साल 5 महीने है। इस बच्ची को कोवैक्सीन लगाई गई। ये प्रदेश में सबसे पहली छोटी बच्ची है जिसको इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कानपुर के बाल रोग विभाग के प्रभारी ने ये वैक्सीन बच्ची को लगाई थी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रदेश में जनवरी से जून तक कोविड से हुई मौतों को अब जाकर सार्वजनिक किया गया है। इस दौरान 218 लोगों की मौत को रिपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 1210 लोगों की कोविड से मौत देर से रिपोर्ट की गई है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे घोटाला बताकर सरकार से जांच की मांग की। आपने 1200 मौतों का आंकड़ा अब तक केवल 17 मई से 30 जून तक इस 1.5 महीने में आपने 1200 मौतें नई जोड़ी हैं, जिनका खुलासा आप रोजाना नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूं बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि सभी सीएमओ से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें पहले भी आपको ध्यान होगा कि सूचित किया गया था कि कोई भी बैकलॉग को छुपा के नहीं रखेगा और तत्काल उसको सूचित करेगा कि कितने लोगों की कोरोना के कारण डेथ हुई। उसके बाद ये इस तरह कल जो आई है कि कुछ 218 के आसपास फिर मामले बैकलॉग के दिखाए गए, तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया, इस पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार की 2 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। परिजनों का आरोप है कि दोनों लड़कियां अब घर के सभी सदस्यों पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगी हैं। परिवार वालों के मुताबिक दोनों लड़कियां खुद तो नमाज पढ़ती हैं, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को पूजा नहीं करने देती। यहाँ पे दीपक पलट दी और यहाँ नमाज पढ़ जाती है। नमाज पढ़ती हैं जी। क्या पलट दिया? दीपक कौन सा दीपक बुझा दिया? चिराग जलाया था पूजा वाला चिराग। हाँ, पूजा का चिराग। क्या दोनों बेटियों ने आपके धर्म परिवर्तन बदल दिया? वो हिंदू से मुस्लिम बन गई? जी, दोनों क्या बन गई? मुस्लिम बन गई हैं। मामला गोमती नगर में रहने वाली निषाद परिवार का है। मां के मुताबिक उसकी दोनों बेटियां दूसरे धर्म के कुछ युवकों के संपर्क में आई थी और तभी से उनका बर्ताव बदल गया। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से भी की है और मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर विपक्ष से सवाल पूछा। ये गंभीर विषय है, मगर हमारे विपक्ष के लोग क्यों शांत बैठे हुए हैं? उनको क्या हो गया? उनको क्या लगता नहीं है कि ये एक राष्ट्र हित का मुद्दा है? साथ खड़े हों, उसकी निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें, मगर वो शांत बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर जो एक कार्य करा है वो तुष्टीकरण का कार्य किया है।
अलीगढ़ में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन से पुलिस ने 15 बच्चों को छुड़ाया है। आरोप है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए बच्चों को ट्रेन से दिल्ली ले जाया जा रहा था। सभी बच्चे बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। आरपीएफ और जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। बच्चों को दिल्ली घुमाने का लालच देकर तस्कर बिहार से उन्हें दिल्ली ले जा रहे थे। ये इनका मकसद ये है कि ये जो इस तरह के लोग हैं बिहार में या कहीं भी जो है गरीब परिवार को जो है चिन्हित करते हैं और उनको एक अच्छा पैसा देकर उनके बच्चों को जो काम पे ले जाते हैं और उनसे कोई पूछने पे ये बता देते हैं कि हम बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं या इनकी पढ़ाई के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इनको काम कराने के बहाने ले जाते हैं और इनका पूरा रैकेट है। ये इनके ठेकेदार होते हैं, ये जो है वहाँ से मालिक से अच्छा पैसा लेते हैं। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा द्वारा जीआरपी थाना अध्यक्ष अब्दुल मोइन को मानव तस्करी की सूचना दी गई थी और सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। कासगंज में बेटी को लाने के लिए एक मां पिस्टल लेकर उसके ससुराल पहुंच गई। हैरान करने वाली खबर यह है कि मां के साथ बेटी नहीं जाना चाहती थी, जिसको लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका था। एक बार फिर बेटी ने मां के साथ ससुराल से जाने के लिए मना किया तो उसकी मां ने पिस्टल निकालकर जबरन उसे ले जाने की कोशिश की। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामला कासगंज के सिरपुरा थाने के सिरावल गाँव का है। ये जो है अपनी पुत्री को जबरदस्ती उसके ससुराल से लाना चाहती है। कईयों बार इसमें उनकी पंचायत हुई है और लेकिन वो लड़की मना कर देती कि मैं अपने माँ के साथ नहीं जाऊँगी। आज ये ज़बरदस्ती तमंचा लेके पहुँच गई वहाँ पर डराने धमकाने के लिए और लड़की को साथ में ले जाने के लिए। इसी पर 100 नंबर की सूचना पर जो है हमारी पीआरवी वैन गई वहाँ पर 112 नंबर की सूचना पर और उनके द्वारा इनको वहाँ से मैं तमंचा इनको पकड़ा गया है और फर्दर कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। कांग्रेस नेता कोडार्क दीक्षित ने एफआईआर दर्ज कराई है। हुसैनगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मारपीट और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का इन दोनों पर आरोप है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता कोडार्क दीक्षित की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, 29 जून को कांग्रेस के नेता कोडार्क दीक्षित ने यह आरोप लगाया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर कि वो कांग्रेस के खिलाफ एक ज्ञापन देने जब कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे तो वहां पर इन लोगों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ मारपीट की और कई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए भाषा यूज की, जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज किया, जिसके खिलाफ हुसैनगंज में पीड़ित द्वारा तहरीर दी गई और उस पर अजय लल्लू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संदीप सिंह जो कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान जो पीड़ित कोडार्क दीक्षित हैं उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये लोग सवर्ण विरोधी हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में इस तरह का जो विवाद है वो सामने आया है। इससे पहले भी जो कांग्रेस के पूर्व नेता सुनील राय हैं उन्होंने ही बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संदीप सिंह पर ये आरोप लगाया था कि ये लोग जो पूर्व नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनसे गुंडाई से पेश आते हैं और अब ये घटना सामने आई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।